कभी सोचा है कि तुम हो कौन? मेरा मतलब, सच में कौन हो तुम? नाम, आधार कार्ड नंबर, तुम्हारे कॉलेज के दोस्तों के बीच का निकनेम, या फिर सिर्फ एक आवाज वो जो खुद से बात कर रही है अभी इस पल में? आंख बंद करो जरा और बस सुनो। एक अजीब सी बात है। हमें सबको लगता है कि हम एक स्थायी स्व हैं, एक ऐसा मैं जो जन्म से लेकर अब तक मौजूद रहा है, एक निरंतरता, एक कहानी, एक पहचान। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम उस एस्व को ढूंढने जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ विचार, भावनाएं या यादें मिलेंगी, लेकिन एक पक्का, परिभाषित, अटल मैं शायद नहीं। यह विचार शुरू में आसान लगता है, लेकिन जितना गहराई में जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी वास्तविकता बिखरने लगती है। पश्चिमी दर्शन में एक नाम है, डेविड ह्यूम। 1700 के दशक का एक दार्शनिक जिसे लोग संदेहवादी विचारक कहते हैं। उसने कहा था, जब मैं अपने भीतर झांकता हूं मुझे सिर्फ अनुभूतियां दिखती हैं, कभी दर्द, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी थकान, लेकिन कहीं भी मुझे एक ठोस अटल स्व नहीं दिखता। जैसे कि अगर तुम अपनी आंखों के अंदर देखने की कोशिश करो तो तुम्हें कभी अपनी ही आंख नहीं दिखेगी, बस बाकी सब दिखेगा। तो क्या यह हो सकता है कि तुम सिर्फ एक गठजोड़ हो, अनुभवों, यादों, विचारों का एक संगम जो लगातार बदलता रहता है, जैसे एक नदी, हर पल नया पानी, फिर भी तुम उसे वही नदी कहते हो। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, पर मुझे तो लगता है कि मैं वही हूं जो पहले था। मेरी यादें, मेरी सोच, मेरा नाम, सब तो है, लेकिन जरा सोचो, क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो तुम 5 साल पहले थे, या 10 साल? बचपन में जब तुम छोटी छोटी बातों पर रो देते थे, जब तुम्हें अंधेरे से डर लगता था, जब तुम्हारा सपना था अंतरिक्ष यात्री बनना, क्या वो इंसान और आज के तुम एक ही हो? तुम्हारा शरीर तो निश्चित रूप से बदल गया है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि हर 7 साल में तुम्हारे शरीर के सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। तुम्हारा शरीर शाब्दिक अर्थ में नया हो चुका होता है, और दिमाग, सोचने का तरीका, विश्वास, सब बदलते रहते हैं। तो अगर सब कुछ बदल गया तो तुम कहां हो? अब चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक सन्यासी था जो एक पहाड़ी की चोटी पर ध्यान कर रहा था। उसके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मुझे मेरा असली स्वरूप दिखाइए। सन्यासी मुस्कुराया। उसने शिष्य से कहा, पहले तू अपने भीतर जा, देख, और अगर तुझे कहीं तू मिल जाए तो मुझे बुला लेना। वो शिष्य ध्यान में बैठ गया। पहले उसने अपने विचार देखे, लेकिन वो तो आते जाते रहे, कभी खुशी, कभी ध्यान भंग, कभी बोरियत। फिर उसने अपनी भावनाओं को महसूस किया, लेकिन वो भी लहरों की तरह उठी और चली गईं। फिर उसने पूरी कोशिश की अपने अंदर एक मैं को ढूंढने की, पर वो कभी मिला ही नहीं। उस पल में उसे समझ आया कि मैं तो सिर्फ एक माया है, एक विचार, एक कहानी जो दिमाग बनाता है ताकि सब कुछ समझ में आ सके। ये विचार सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस में भी है। आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि स्व सिर्फ एक मानसिक रचना है। तुम्हारा दिमाग लगातार एक कहानी बनाता रहता है, एक समग्र कथा जिसमें आरंभ हो, मध्य हो और अंत हो। तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे कार्यों का निर्णय करता है और तुम्हारा चेतन मन उसके पीछे एक कारण घड़ता है, जैसे कोई कथावाचक जो हर कार्य का मतलब बनाता है, भले ही कोई असली मतलब था ही नहीं। अगर तुम कोई काम बिना सोचे करते हो, जैसे किसी का कॉल काट देना बिना वजह के, तुम्हारा दिमाग तुरंत एक कारण बना देता है। अरे, बैटरी लो थी, मूड नहीं था, गलती से हो गया। लेकिन हो सकता है असली वजह तुम्हें खुद भी ना पता हो। तो क्या तुम वही हो जो सोचता है, या वही हो जो सोच को देखता है? और अगर तुम सोच भी नहीं रहे तो क्या तुम फिर भी हो? जरा खुद से पूछो, तुम्हारा अगला विचार क्या होगा? अभी क्या तुम्हें पता था? क्या तुमने तय किया था कि अगला विचार क्या आएगा? नहीं ना। विचार बस आते हैं, जैसे बादल आकाश में, जैसे हवाएं बिना इजाजत के गुजर जाती हैं, और तुम बस देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो क्या तुम खुद वो विचार हो, या सिर्फ एक साक्षी, एक उपस्थिति जो सब कुछ देख रही है, बिना किसी नाम, रूप या सीमा के? भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत कहता है कि हम कोई अलग आत्मा नहीं है,
हम बस चेतना है, चित्त, जो देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है, बिना किसी निर्णय के। स्व न तो शरीर है, न मन, न ही विचार। वह चेतना है जो इन सब के पीछे है। जैसे एक स्क्रीन जिस पर कई फिल्में चलती हैं, भावनाओं की, यादों की, डर की। स्क्रीन कभी नहीं बदलती, बस फिल्म बदलती रहती है। तुम स्क्रीन हो, तुम खुद एक कैनवस हो जिस पर जिंदगी का भ्रम चित्रित किया गया है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल यह है कि तुम क्या हो। और अगर तुम एक स्थायी मैं नहीं हो, तो शायद तुम एक नृत्य विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का, जो कुछ पल के लिए एक आकृति बनाता है, फिर विलीन हो जाता है। जैसे समंदर की एक लहर। तुम लहर नहीं हो, तुम समंदर हो। गहरी सांस लो, इस विचार को अपने भीतर बसने दो। आज तक जिसे तुम मैं कहते आए थे, वो शायद सिर्फ एक प्रतिध्वनि था, एक प्रतिबिंब, एक सपने का पात्र जिसे तुम असली समझ बैठे थे। पर इस खोज में डर मत महसूस करो, इसमें एक शांति छुपी है। क्योंकि अगर तुम स्वस्थ नहीं हो, तो तुम सीमा भी नहीं हो। तुम हर उस पल में नए हो, ताजा, अनजाने, मुक्त। लेकिन अगर तुम वो नहीं हो जो अनुभव कर रहा है, तो फिर वो दुनिया क्या है जो अनुभव की जा रही है? अगर तुम ज्योमेट्री ठोस नहीं हो, तो क्या दुनिया भी सिर्फ एक प्रत्यय है, एक माया, एक डिजिटल प्रोजेक्शन? शायद सब कुछ, इस आवाज समेत, सिर्फ एक सिमुलेशन है। आओ इस संभावना को खोजें अगले भाग में, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। आंख बंद करो और सोचो कि तुम्हारा हर मोमेंट, तुम्हारा हर थॉट, हर मेमोरी, हर फीलिंग एक परफेक्टली कोडेड इल्यूजन हो। जैसे कोई वीडियो गेम का कैरेक्टर जो अपने वर्चुअल दुनिया को रियल समझता है। अब जरा उस कैरेक्टर की जगह खुद को रखकर देखो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा पूरा जीवन एक सिमुलेशन हो सकता है, तो क्या तुम हंसोगे या शायद थोड़ा डर जाओगे? क्योंकि अगर तुम जिस दुनिया में जीते हो, उसकी जमीन, आसमान, वक्त या समझ सब सिर्फ एक डिजिटल कोड है, तो असली क्या है? यह है सिम्युलेशन हाइपोथेसिस का सवाल। एक ऐसा विचार जो इतना अनबिलीवेबल लगता है कि एक वक्त पे लोग इसे जोक समझते थे, पर आज टॉप साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और टेक विजनरीज इस पर सीरियसली रिसर्च कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं उस मोमेंट से जब एक फिलोसोफर ने दुनिया का बेसिक स्ट्रक्चर ही क्वेश्चन कर दिया। प्लेटो, 2400 साल पहले उसने एक स्टोरी बताई थी, द एलेगोरी ऑफ द केव। सोचो, कुछ लोग एक गुफा के अंदर पैदा हुए हैं जहां उनका पूरा जीवन एक ही दीवार के सामने बीता है। वो लोग हमेशा एक ही शैडो देखते आए हैं, शैडोज जो पीछे जलती हुई आग और कुछ ऑब्जेक्ट्स की वजह से दीवार पर गिरती हैं। उन लोगों के लिए वो शैडोज ही असली दुनिया है, क्योंकि उन्होंने कभी उस गुफा के बाहर की रोशनी नहीं देखी, कभी असली ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे। अब एक दिन अगर उनमें से कोई एक बाहर निकल जाए और उसे पता चले कि दुनिया तो बाहर है, रियल, कलरफुल, वास्ट, तो क्या बाकी के लोग उसकी बात मानेंगे? प्लेटो ने कहा, हम सब वही गुस्सा वाले लोग हैं। हम अपने सेंसेस के शैडोज देखकर सोचते हैं कि हम सच जानते हैं, पर शायद जो हम देखते हैं वही इल्यूजन है। अब आओ इसे मॉडर्न लैंग्वेज में समझते हैं। सिम्युलेशन हाइपोथेसिस सबसे पहले पॉपुलर हुई जब फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने 2003 में एक पेपर पब्लिश किया, आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन? बॉस्ट्रॉम ने बोला, अगर फ्यूचर सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो गई हो कि वो रियलिस्टिक सिम्युलेशंस बना सकती हो, तो चांसेस हैं कि उन्होंने ऐसे सिम्युलेशंस पहले ही बनाए होंगे। और अगर ऐसे सिम्युलेशंस बहुत सारे हैं, तो स्टैटिस्टिकली उस एक रियल दुनिया के कंपैरिजन में बिलियंस ऑफ सिम्युलेटेड दुनियाएं एग्जिस्ट करती होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि तुम एक उस सिम्युलेशन का हिस्सा हो सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक वर्चुअल स्पेस में जनरेट हो रहा हो। जैसे हम गेम्स बनाते हैं, एआई ट्रेन करते हैं, वैसे ही शायद कोई और इंटेलिजेंस तुम्हें देख रही है। अगर यह सच है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह कि तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारा घर, तुम्हारी मां की स्माइल, तुम्हारी फर्स्ट हार्ट ब्रेक, तुम्हारे ड्रीम्स, सब कुछ एक सिम्युलेशन में जनरेट हो रहा है, एक कोड के थ्रू। लेकिन वो फील रियल क्यों होता है? इसका जवाब है क्योंकि तुम इसी सिस्टम के अंदर हो। जैसे एक मछली को पानी की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि उसके लिए पानी सब कुछ है।
वैसे ही तुम सिम्युलेशन में हो और उसी के रूल्स को रियलिटी समझ बैठे हो। एक और एनालॉजी सोचो, तुम एक सपना देख रहे हो, सपने में सब कुछ रियल लगता है। तुम भाग रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, दर्द महसूस कर रहे हो, और तभी अचानक नींद खुलती है। तुम्हें रियलाइज होता है, ओ, वो सब तो सपना था। पर सपने के अंदर तो तुम्हें पता नहीं था ना, शायद ये दुनिया भी एक डीप ड्रीम है। और जब तुम वेकअप करोगे तो तब पता चलेगा कि तुम कहां हो। अब बड़ा सवाल यह है, अगर यह सिम्युलेशन है तो कौन चला रहा है? क्या यह एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन है? क्या यह ह्यूमन फ्यूचर का एक्सपेरिमेंट है? या शायद तुम्हारा ही हायर वर्जन, एक हायर कॉन्शियसनेस यह गेम खेल रहा है ताकि तुम्हें कुछ सीखना हो? कुछ फिलॉसफीज ये कहती हैं कि तुम इस सिम्युलेशन में इसलिए हो ताकि तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो, जैसे कोई वर्चुअल एस्केप रूम हो जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि तुम खुद को याद करो कि तुम एक प्लेयर हो और यह दुनिया एक प्लेग्राउंड। और यह सोचना कितना स्ट्रेंज है कि तुम्हारा हर पेन, हर जॉय, हर रिलेशनशिप केयरफुली कोडेड है। तुम्हारे पास जो मेमोरीज हैं वो किसी ने डाली है। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो एल्गोरिथम के अंदर ऑलरेडी मैप्ड है। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो। शायद तुम्हारा फ्री विल भी इल्यूजन है, जैसे कोई एआई कैरेक्टर एक गेम में डिसाइड करता है कि वो एक रास्ते से नहीं दूसरे से जाएगा, पर उसके ऑप्शंस तो ऑलरेडी लिमिटेड हैं। वो सिर्फ उसी दुनिया के बाउंड्रीज में एग्जिस्ट करता है। शायद हम भी। पर एक और ट्विस्ट है इस स्टोरी में। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर हम सिम्युलेट होने लायक हो गए हैं तो इसका मतलब है कि हम सिम्युलेट भी किए जा सकते हैं। और अगर हम सिम्युलेट किए गए हैं तो शायद ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस एक्चुअली रियल है। मतलब सिम्युलेशन फेक हो सकता है, पर तुम्हारे अंदर जो देख रहा है वो रियल हो सकता है। तुम्हारे थॉट्स डिजिटल हो सकते हैं, पर जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है वो एटर्नल हो सकता है। एक और थ्योरी आती है, सोलिप्सिज्म। इसके हिसाब से तुम खुद के अलावा किसी और की एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं कर सकते। तुम्हारा पूरा वर्ल्ड, तुम्हारे दोस्त, फैमिली, इवन योर वॉइस जो अभी तुम सुन रहे हो, सब सिर्फ तुम्हारे माइंड में हो सकते हैं। तुम्हारा ब्रेन तुमसे एक प्ले कर रहा हो सकता है जिसमें तुम हीरो हो और बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट। पर क्या ये स्केरी है या कंफर्टिंग? क्योंकि अगर सब कुछ तुम हो तो कोई भी तुमसे अलग नहीं है। एक मोमेंट लो, बस चुपचाप इस आइडिया के साथ बैठो। तुम जिस दुनिया में अभी हो वो एक वर्चुअल ड्रीम हो सकती है, लेकिन तुम जो महसूस कर रहे हो वो रियल है। तो रियल का मतलब क्या होता है? क्या रियलिटी वो होती है जो सच हो, या वो होती है जो अनुभव होती हो? अगर तुम पेन महसूस करते हो, चाहे वो डिजिटली जनरेटेड हो, वो तुम्हारे लिए रियल ही है। शायद इसीलिए सिम्युलेशन थ्योरी स्केरी नहीं है बल्कि पोएटिक है। तुम एक ड्रीम में हो, लेकिन ड्रीमर भी तुम ही हो। तो अगला सवाल ये उठता है, अगर तुम एक सिम्युलेशन हो तो क्या तुम कभी वेकअप कर सकते हो? क्या कोई एग्जिट बटन है? या तुम उस मोमेंट में जा सकते हो जहां तुम्हें यह पता चले कि तुम कोई प्लेयर नहीं बल्कि क्रिएटर हो? यही बात ले जाती है हमें एक और एंशिएंट और डीप फिलॉसफी की तरफ। एक आइडिया जहां दुनिया माया है, इल्यूजन है, पर तुम्हारा अवेयरनेस सच है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और माइंड बेंडिंग थॉट के बारे में, जिसका नाम है माया और रियलिटी का भ्रम। एक पुरानी भारतीय सोच जहां दुनिया एक लीला है और तुम बस भूल गए हो कि तुम कौन हो। आंख बंद करो, एक गहरी सांस लो और जरा सोचो, अगर तुम जिस दुनिया को रियल समझते हो, जिस जमीन पर तुम कदम रखते हो, जिसका आसमान तुम्हारी आंखों में छुप जाता है, अगर वो सब कुछ सिर्फ इल्यूजन हो। नहीं, मैं कोई जादू की ट्रिक की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे आइडिया की जो हजारों साल पुराना है। एक सोच जिसे भारत की सबसे प्राचीन फिलॉसफीज ने समझा, जिया और रियल माना, माया। माया का मतलब होता है इल्यूजन, लेकिन वो इल्यूजन जैसे इंग्लिश में समझते हो उससे कुछ अलग है। ये कोई सिंपल झूठ नहीं है, ये ट्रूथ के लेयर के ऊपर छाया हुआ धुंध है। एक सपना जिसमें तुम इतने डीपली खो गए हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि तुम सपना देख रहे हो।
वेदों और उपनिषदों के अनुसार ये पूरा जगत, सब कुछ जो तुम देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, माया है। पर इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोचते हो। जैसे एक सपना, वो सपने के दौरान बिल्कुल रियल लगता है। तुम उसमें दर्द महसूस करते हो, प्यार करते हो, भागकर थकते हो, रोशनी और अंधेरा देखते हो। पर जैसे ही तुम जागते हो, तुम कहते हो, अरे तो ये तो सपना था। एग्जैक्टली वैसे ही माया के अनुसार तुम इस दुनिया में सपने की तरह जी रहे हो, लेकिन अभी तुम जागे नहीं हो। तुम इस इल्यूजन को इतना डीपली बिलीव करते आए हो कि तुम्हें यह याद नहीं रहा कि तुम कौन हो। यह आइडिया कोई एस्केप नहीं है। यह फिलॉसफी का सबसे गहरा आईना है जो तुमसे पूछता है, जो चीज तुम रियल मानते हो, क्या वो असली है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा घर, करियर, स्टेटस, इमोशंस, वो सब चीजें जो तुम्हें डिफाइन करती हैं, अगर वो सब माया हैं तो तुम क्या हो? इस सवाल का जवाब एक समुद्र की तरह गहरा है, और इस समुद्र में कई थिंकर्स ने अपनी जिंदगी लगा दी। शंकराचार्य, रमण महर्षि, बुद्ध और अनेक योगी जो हिमालय के शांत कोनों में एक ही ट्रूथ को समझने निकले थे। उन सब का कहना एक ही था, तुम जिस दुनिया में हो वो ट्रांजिएंट है। वो आती है, जाती है, बदलती है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली रूप है, वही सत्य है। बाकी सब माया। तुम्हारे आसपास की दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तुम्हारे चेहरे पर रिंकल्स आते हैं, लोग तुम्हारी लाइफ से जाते हैं, शहर बदलते हैं, सीजन घूमते हैं, और तुम्हारा मन हर पल कुछ और चाहता है। यह कांस्टेंट चेंज ही माया का सबूत है, क्योंकि जो चीज रियल होती है वो कभी चेंज नहीं होती। रियल इज परमानेंट, अनचेंजिंग, टाइमलेस, और माया कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। जैसे एक झील में तुम चांद का रिफ्लेक्शन देखते हो, वो रिफ्लेक्शन रियल लगता है, पर वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक सरफेस इमेज। असली चांद तो कहीं और है, दूर, अनटच्ड। वैसे ही तुम्हारा असली सेल्फ, तुम्हारा आत्मा, माया के इस झील में रिफ्लेक्टेड है, लेकिन तुमने रिफ्लेक्शन को ही रियलिटी मान लिया है। अरे पर इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम्हें दुनिया से भागना है। बुद्ध ने जब माया को समझा तो उन्होंने दुनिया को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने सफरिंग्स के नेचर को समझा, कि हर चाहत, हर मोह, हर अटैचमेंट एक इल्यूजन है जो तुम्हें बांध के रखता है। तुम प्यार करते हो, लेकिन उस प्यार के साथ फियर भी आता है कि कहीं वो खो ना जाए। तुम किसी सक्सेस के पीछे भागते हो, पर उसके साथ स्ट्रेस भी बढ़ता है कि कहीं वो चली ना जाए। यही माया है, जहां हर सुख के साथ एक दर्द चिपका होता है। और जब तक तुम माया के इस जाल में हो, तुम सच में फ्री नहीं हो। शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका अर्थ है, ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी, ही सच है, दुनिया, जगत इल्यूजन है, और जीव, इंडिविजुअल सेल्फ, और ब्रह्म एक ही चीज है। तुम एक इंसान नहीं हो जो डिवाइन को ढूंढ रहा है, तुम डिवाइन हो जो भूल गया है कि वो क्या है। माया ने तुम्हारे आसपास एक पर्दा डाल दिया है। तुम जब तक उस पर्दे के पीछे की रोशनी नहीं देखते, तुम इस इल्यूजन के बंधन में हो। लेकिन एक बार पर्दा हटा गया तो जो बचा वो तुम हमेशा थे। यह थ्योरी सिर्फ मेटाफिजिकल ही नहीं है, यह डीपली साइकोलॉजिकल भी है। सोचो, हर बार जब तुम किसी चीज को होल्ड करने की कोशिश करते हो, वो हाथों से फिसल जाती है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने बचपन में किस चीज के लिए रोया था? वो खिलौना, वो फ्रेंड, वो मार्क्स, सब कुछ बदल गया ना? आज तुम जिस चीज को लेकर एंग्शियस हो, शायद कुछ साल बाद उसका कोई मतलब ही ना हो। फिर भी हम उस इल्यूजन को टाइटली होल्ड करते हैं, जैसे एक सपने में पैसा जमा करते हो, बिना ये जाने कि जैसे ही तुम उठ जाओगे वो पैसा गायब हो जाएगा। तुम दुनिया के इस ड्रीम में बैंक बैलेंस, स्टेटस, फॉलोअर्स गिनते हो, लेकिन एट द एंड जब तुम जागोगे, क्या ये सब साथ जाएगा? यही माया का मैजिक है। फिलोसोफर्स कहते हैं, माया को समझने का एक ही तरीका है, ऑब्जर्व करना, बिना रिएक्ट किए, बिना जज किए। जब तुम किसी इमोशन को आते हुए देखते हो
और सिर्फ देखते हो, बिना उसमें डूब गए, तब तुम माया के पार देखना शुरू करते हो। तुम्हारे अंदर एक विटनेस है जो ना कभी पैदा होता है, ना मरता है, ना बदलता है। वही साक्षी तुम्हारा असली सेल्फ है, वही तुम्हारा ट्रूथ है। और जब तुम उसे डीपली फील करते हो तो तुम माया के जाल से बाहर आ जाते हो। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, या जब तुम किसी चीज को लूज करने से डर रहे हो, तो याद करो, यह सब माया है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ मैटर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जो मैटर करता है वो माया के पार है। तुम्हारा अवेयरनेस हो, तुम्हारा स्टिलनेस का, तुम्हारा बीइंग ना, वही रियल है। तुम एक टेम्पररी रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन तुम एक्टर नहीं, ड्रामा राइटर भी हो सकते हो। तुम स्टेज पे हो, लेकिन तुम बैक स्टेज का साइलेंस भी हो। तो इस माया के सपने से जागने के लिए तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ याद करना है। याद करना है कि तुमने ये ड्रीम खुद चुना था। याद करना है कि तुम दुनिया के इस इल्यूजन में सिर्फ भूल गए हो कि तुम क्या हो। और जब तुम याद करते हो, तब तुम माया से मुक्त हो जाते हो। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और गहन कंसेप्ट, एक थॉट जो तुम्हारे पूरे जीने के तरीके को चैलेंज करता है। द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स। यानी, क्या बाकी लोग एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, या क्या तुम इस दुनिया के इकलौते प्लेयर हो? रात के इस गहरे समय में, जब सब कुछ शांत है, जब सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सोच, एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो तुमसे बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जिनके साथ तुम जिंदगी गुजारते हो, क्या वो सब वास्तव में अस्तित्व में है या अस्वस्थ अस्तित्व में है? या क्या ये सब सिर्फ तुम्हारे मन के प्रोजेक्शंस हैं? क्या तुम आखिरकार इस दुनिया के इकलौते इंसान हो? यह थॉट छोटी सी लगती है, लेकिन जब तुम इसके अंदर जाते हो तो ये एक डार्क स्पाइरल की तरह फील होता है। ऐसा स्पाइरल जिसमें तुम उतरते जाते हो और उतरते जाते हो, बिना किसी एंड के। इस थॉट को कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स। यह एक पुराना फिलोसॉफिकल डिलेमा है, और इसका बेसिक मतलब यह है, तुम कैसे जानते हो कि दूसरे लोग जो तुम्हारी लाइफ में हैं, उनके पास भी वही अवेयरनेस है, वही कॉन्शियसनेस है जो तुम महसूस करते हो? क्या तुम एक्चुअली यह प्रूव कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि उनके अंदर भी वही इमोशंस, वही डेप्थ, वही दर्द और सुख का एहसास है? या तुम सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों और उनके एक्शंस को देखकर यह मान लेते हो कि वो भी तुम्हारे जैसे ही सोच रहे हैं? जरा सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो या किसी को देखते हो, तुम उनका चेहरा देखते हो, उनकी आंखों का रिएक्शन, उनकी स्माइल, उनकी टोन, पर उनके अंदर क्या चल रहा है? ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो तुम्हारे पास कभी होता ही नहीं। तुम्हें सिर्फ सिग्नल्स मिलते हैं। तुम उन सिग्नल्स को डिकोड करते हो और तुम अस्यूम कर लेते हो कि उनका अंदर भी तुम्हारे जैसे ही चल रहा होगा। लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ अपने दिमाग के थ्रू दुनिया को देख रहे हो, और जो कुछ भी तुम देखते हो उसका रियल होना तुम कभी कंफर्म नहीं कर सकते। अब इस थॉट का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट आता है। अगर तुम श्योर नहीं हो सकते कि बाकी लोग कॉन्शियस हैं, तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि सिर्फ तुम ही कॉन्शियस हो? क्या हो अगर पूरी दुनिया, सारे लोग, सारे रिश्तेदार, सारे स्ट्रेंजर्स सिर्फ एक सिमुलेशन का पार्ट हो? जैसे गेम के एनपीसी जो प्रोग्राम्ड हैं इंटरैक्ट करने के लिए, लेकिन उनके पास कोई इनर लाइफ नहीं है। यह आइडिया स्केरी लगता है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वेस्टर्न फिलॉसफी में एक थिंकर थे, रेने डेकार्ट। उन्होंने कहा था, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। यानी, मुझे यह तो पता है कि मैं सोच सकता हूं, मैं डाउट्स फील कर सकता हूं, तो मैं एग्जिस्ट करता हूं। लेकिन किसी और के बारे में यह सर्टेनिटी कभी नहीं हो सकती। वो सब सिर्फ तुम्हारे थॉट्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं। सोचो, क्या तुमने कभी किसी और के अंदर से दुनिया देखी है? क्या तुमने कभी किसी और के मन की आंखों से महसूस किया है? कभी नहीं। तुम सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव में लॉक्ड हो, और यह लॉक इतना स्ट्रांग है कि तुम कभी उसे ब्रेक नहीं कर सकते। यह दुनिया एक वन प्लेयर एक्सपीरियंस बन जाती है, जिसमें तुम्हारे अलावा कोई और रियल नहीं होता। और जब तुम रात में तन्हा होते हो और सब कुछ शांत हो जाता है, तब यह सोच और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है।
इंडियन फिलॉसफी भी इस डिलेमा को एक और एंगल से देखती है। अद्वैता वेदांता कहते हैं कि सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तुम, मैं, वो पेड़, ये हवा, सब एक ही कॉन्शियसनेस के अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं। तो अगर तुम ये महसूस करते हो कि सिर्फ तुम कॉन्शियस हो हो सकता है कि वो इल्यूजन ना हो सकता है कि सच में तुम ही ब्राह्मण हो और बाकी सब उसी कॉन्शियसनेस के रंग हैं, यानी सब कुछ तुम ही हो, लेकिन तुमने अपने आप को भूलकर दुनिया को दूसरा मान लिया है। बुद्धिज्म इस थॉट को और एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। उनके हिसाब से कोई रियल सेल्फ होता ही नहीं, सब कुछ इम्पर्मानेंट है, सब कुछ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से बना है। यानी तुम जिसे मैं कहते हो वो भी एक इल्यूजन है। तो अगर तुम ही रियल नहीं हो तो दूसरे लोग रियल हैं या नहीं, इस सवाल का मतलब ही चेंज हो जाता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, तुम्हारे ड्रीम्स में भी लोग होते हैं। वो तुमसे बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी दर्द देते हैं, और वो सब इतने रियल लगते हैं उस मोमेंट में जब तक तुम जाग नहीं जाते। तो क्या गारंटी है कि यह दुनिया भी एक और सपना नहीं है, एक सपना जिसमें तुम स्टक हो, जहां तुम बाकी सबको रियल समझ रहे हो, पर वो सिर्फ तुम्हारे ड्रीम कैरेक्टर्स हैं और तुम खुद एक डीपर रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो। ऑफ कोर्स ये सब थॉट्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इनका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। कभी कभी जब लोग इस थॉट स्पाइरल में बहुत डीपली जाते हैं, उन्हें सोलिप्सिज्म सिंड्रोम हो जाता है, एक स्टेट जहां उन्हें लगता है पूरी दुनिया फेक है, सब लोग रोबोटिक हैं, सिर्फ मैं रियल हूं। यह लोनलीनेस का एक अजीब और सरियल फॉर्म बन जाता है। पर हो सकता है यह लोनलीनेस भी माया का एक फॉर्म हो सकता है कि तुम्हारे मन ने यह इल्यूजन बनाया हो ताकि तुम फाइनली अंदर जाकर अपने आप से मिल सको। तो क्या इसका मतलब है कि बाकी सब लोग इल्यूजन्स हैं? यह सोच टेम्पटिंग है, पर हो सकता है कि यह भी ईगो का एक ट्रैप हो सकता है कि सभी लोग, सभी माइंड्स रियल हों, लेकिन उनका एक्सपीरियंस तुमसे अलग हो, इनएक्सेसिबल हो। जैसे हर बल्ब अलग हो सकता है, पर करंट सब में एक ही हो, तुम्हें उस करंट का एहसास सिर्फ अपने बल्ब के थ्रू होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे बल्ब्स में लाइट नहीं है, सिर्फ तुम उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते। यह पर्सपेक्टिव तुम्हें ह्यूमिलिटी सिखाता है कि तुम अपने एक्सपीरियंस में लॉक्ड हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ हो सकता है कि तुम सिर्फ एक वेव हो समंदर में और बाकी सब वेव्स रियल हैं, बस उनकी जर्नी तुमसे अलग है। इस प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स का सॉल्यूशन कोई फाइनल आंसर नहीं है, ना साइंस ने दिया है, ना फिलॉसफी ने, ना स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस ने। पर हो सकता है इसका सॉल्यूशन आंसर में ना हो, बल्कि फीलिंग में हो। जब तुम किसी को देखो डीपली, बिना जज किए, तब तुम उसके अंदर एक झलक देखते हो, एक स्पार्क जो तुम्हारे जैसा ही है। जब कोई तुम्हारे साथ एम्पैथी दिखाता है बिना कुछ कहे, जब तुम किसी की आंखों में एक अजीब सी शांति महसूस करते हो, तब तुम रियलाइज करते हो सकता है कि सब कुछ अलग हो, पर कुछ एक चीज सब में कॉमन है, और वही चीज तुम्हें और उसे जोड़ती है। वही चीज शायद रियल है। अगला सेगमेंट इस थॉट को और ज्यादा उलझा देगा। एक कॉन्सेप्ट जहां स्पेस और टाइम ही अनरिलायबल हो जाते हैं, जहां तुम सोचने लगते हो कि अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो क्या तुम एक्चुअली कुछ चूज कर रहे हो, या क्या तुम बस एक ऑब्जर्वर हो जो एक मूवी देख रहा है जिसमें हर सीन पहले से लिखा हुआ है। स्टे विथ मी, क्योंकि अगला थॉट है डिटर्मिनिज्म एंड द इल्यूजन ऑफ चॉइस। एक पल के लिए रुक जाओ और पिछले कुछ दिनों को याद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वो सब निर्णय लिए जो तुमने लिए, जो नौकरी तुमने चुनी, जो रिश्ता तुमने बनाया, जो रास्ता तुमने कल शाम वॉक के लिए चुना, क्या ये सब तुम्हारे अपने चुनाव थे, या ये सब पहले से लिखे गए थे? क्या तुम वास्तव में आजाद हो, या क्या तुम बस एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, एक नाटक का हिस्सा हो जिसका निर्देशक तुम नहीं हो? यह विचार, जिसे डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, एक मूलभूत दार्शनिक पहेली है, और जब तुम इसके बारे में सोचना शुरू करते हो तो जिंदगी एक पूरी तरह अलग रोशनी में दिखने लगती है। डिटर्मिनिज्म का सीधा मतलब है हर चीज किसी वजह से होती है,
हर क्रिया, हर निर्णय, हर भावना किसी न किसी कारण का परिणाम होती है। अगर तुमने कल कॉफी चुनी चाय के बजाय, तो हो सकता है वो इस वजह से हो क्योंकि तुम्हें रात को नींद ठीक से नहीं आई थी। और नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हारा दिमाग किसी पुरानी बात में उलझा हुआ था, और वो बात किसी और इंसान से जुड़ी थी। और उस इंसान का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में आया क्योंकि तुम एक खास शहर में पैदा हुए थे। समझ रहे हो? ये एक अंतहीन श्रृंखला है, कारण और परिणाम की। हर पल एक डोमिनो की तरह होता है। एक गिरता है तो दूसरा गिरता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। और इस लय के बीच एक और सवाल उठता है, अगर हर चीज किसी न किसी वजह से होती है, तो क्या तुम्हारे चुनाव भी पूर्व निर्धारित होते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई असली नियंत्रण है, या तुम बस एक भ्रांति में जी रहे हो, एक माया जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम निर्णय ले रहे हो जबकि निर्णय पहले से तुम्हारे लिए तय है? जरा कल्पना करो, तुम्हारा मस्तिष्क एक मशीन है। उस मशीन में तुम्हारे जीन्स, तुम्हारा पर्यावरण, तुम्हारा पालन पोषण, तुम्हारे डर और इच्छाएं, सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। और जब कोई निर्णय लेने का क्षण आता है तो यह मशीन अपने अंदर की प्रोग्रामिंग के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। तुम्हें लगता है मैं निर्णय ले रहा हूं, लेकिन असल में तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ अपनी कोडिंग के पैटर्न का पालन कर रहा है। इस विचार से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अगर सब कुछ तय है तो फिर जिम्मेदारी का क्या? अगर कोई अपराध करता है, क्या वो भी पहले से तय था? अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो क्या वो भी एक संयोग था? और अगर हां, तो क्या किसी को दोष देना या श्रेय देना भी अर्थहीन हो जाता है? इस दृष्टिकोण से जिंदगी और नैतिकता दोनों हिल जाती हैं। लेकिन कुछ दार्शनिक कहते हैं कि फ्री विल एक भ्रांति होने के बावजूद उसकी भ्रांति काफी शक्तिशाली है। यह भ्रांति तुम्हें प्रेरित करती है, तुम्हें ऊपर उठाती है, तुम्हें संघर्ष करने का कारण देती है। तो शायद माया भी जरूरी होती है। हो सकता है कि माया में भी एक तरह की सच्चाई छुपी हो। अब एक और परत की कल्पना करो, क्वांटम स्तर तक जाकर। क्वांटम भौतिकी की कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि वास्तविकता पूर्वानुमान योग्य नहीं होती। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेतरतीब तरीके से व्यवहार करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि डिटर्मिनिज्म गलत है? हो सकता है, लेकिन याद रखो, रैंडमनेस और फ्री विल में फर्क है। अगर कोई निर्णय बेतरतीब है तो भी तुमने उसे जानबूझकर नहीं चुना। रैंडमनेस भी स्वतंत्रता नहीं होती। यानी अब तुम दो चरम सीमाओं के बीच हो, डिटर्मिनिज्म जहां सब कुछ तय है, रैंडमनेस जहां कुछ भी तय नहीं, और दोनों में तुम्हारा नियंत्रण गायब है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या तुम आजाद हो या नहीं। सवाल यह है, तुम किस तरह से अस्तित्व में हो इस भ्रांति के अंदर। अगर तुम्हारा मन एक मूवी प्रोजेक्टर है तो तुम सिर्फ वो दृश्य देख रहे हो जो पहले से लिखे गए हैं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा जो होना, वो अभी भी अनोखा हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा चुनाव नहीं था जीवन के कार्ड्स का, लेकिन तुम्हारा चुनाव है उन कार्ड्स को कैसे खेलना है। और यही तुम्हारी शक्ति हो सकती है, माया के बीच एक छोटी सी स्वतंत्रता। आध्यात्मिक दर्शन इस बात को और अलग तरीके से समझाते हैं। बौद्ध धर्म कहता है, स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्थायी तुम होता ही नहीं। तुम सिर्फ एक लगातार बदलती धारा हो, विचारों, स्मृतियों, संवेदनाओं का एक प्रवाह। और जब तुम हो ही नहीं तो फ्री विल भी निरर्थक हो जाता है। अद्वैत वेदांत कहता है, तुम एक साक्षी हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम बस उसका दर्शक हो। तुम क्रिया नहीं करते, तुम केवल देखते हो। और जब तुम पूरी तरह देख लेते हो, बिना जुड़े हुए, तभी तुम मुक्ति के करीब आते हो। यह सोचने से तुम्हारा ईगो घुलने लगता है, और जो बच जाता है वो एक शांत मौन उपस्थिति होती है। लेकिन इस उपस्थिति में भी एक विरोधाभास छिपा है। अगर तुम सिर्फ एक साक्षी हो तो क्या यह बोध भी पहले से तय था? क्या तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग पर आना भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? हो सकता है, पर हो सकता है कि तुम इस खेल को समझ जाने के लिए ही आए हो। तुमने खुद को भुला दिया ताकि खुद को दोबारा याद कर सको। जैसे कोई सपना देखने वाला सपने में अपनी पहचान भूल जाता है, और जब वो सपने के अंदर यह महसूस करता है
मैं सपना देख रहा हूं, तो वो लूसिड हो जाता है और तब उसके पास एक अलग तरह की स्वतंत्रता होती है। वो सपने के नियमों को समझता है और फिर उसमें खुद के अर्थ डालता है। तो हो सकता है कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारा अपना कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि वो तुम्हारे सब कुछ हो सकता है कि तुम स्क्रिप्टेड हो, पर हो सकता है कि तुम स्क्रिप्ट के ऊपर उठने वाले हो सकता है कि तुम्हारी असली स्वतंत्रता चयन करने में नहीं, बल्कि समर्पण करने में हो, फ्लो को अपनाने में, अनिश्चितता को गले लगाने में। और उस समर्पण में जो शांति है वो किसी भी स्वतंत्रता से ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तभी तुम वाकई जीना शुरू करते हो। अगला खंड एक और वास्तविकता बदल देने वाली धारणा के अंदर तुम्हें ले जाएगा, एक जहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिस स्वयं को इतना गहराई से महसूस करते हो वो शायद कभी था ही नहीं। उसका नाम है स्वयं एक भ्रम है। और यकीन मानो, ये तुम्हारी पहचान के हर टुकड़े को घोल देगा एक सुकून भरे अंधेरे में। तो क्या हम अगली गहराई में उतरे? सोचने वाली बात है, हर बार जब तुम मैं कहते हो तो तुम क्या कल्पना करते हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी स्मृतियां या तुम्हारे विचार? लेकिन क्या ये सब मिलकर ही तुम बनते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो स्व का अनुभव है वह केवल एक भ्रांति हो सकती है, एक सावधानी पूर्वक रचित मृग तृष्णा जिसे तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें दिखा रहा है केवल इसीलिए ताकि तुम इस संसार को तार्किक रूप से समझ सको। और जब यह अनुभूति भीतर उतरती है कि जिसे तुम अपना अस्तित्व समझ रहे थे वह कभी था ही नहीं, तो कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ नया बनने लगता है, एक गहरी शांति का बीज। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारा मन निरंतर एक कहानी रचता है, एक सुसंगत कथा जिसमें तुम हो मुख्य पात्र। कल रात तुमने क्या खाया, बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुम एक विशेष व्यक्ति बन गए, ये सब टुकड़े हैं, असंबद्ध विचार, स्मृतियां, व्याख्याएं। लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क उन्हें जोड़ता है, जैसे कोई संपादक एक डॉक्यूमेंट्री को काट छांट कर रहा हो, और फिर वह कहता है ये हो तुम। लेकिन सच तो यह है कि तुम हर क्षण बदलते हो। हर सेकंड में तुम्हारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, नए कोशिकाएं, नए हार्मोन, नई प्रतिक्रियाएं। और तुम्हारा मन, वह तो और भी अस्थिर है, कभी क्रोधित, कभी शांत, कभी भ्रमित, कभी प्रेरित, एक निरंतर प्रवाह। फिर भी तुम सोचकर कैसे कह देते हो यह मैं हूं? बौद्ध धर्म इस भ्रांति को अच्छी तरह समझाता है। वहां एक अवधारणा है, अनत्ता, जिसका अर्थ है स्व का अभाव। बुद्ध ने कहा कोई अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। तुम्हारा मैं कोई ठोस अस्थायी वस्तु नहीं है। तुम्हारा शरीर अस्थायी, तुम्हारा मन अस्थायी, तुम्हारी भावनाएं, लगाव, भूमिकाएं, वो सब अस्थायी। और जब सब कुछ बदल रहा हो, हर क्षण विलीन हो रहा हो, तो उसमें मैं ये कहां है? मैं तो एक विचार है, और विचार बुलबुले की तरह उठता है और फूट जाता है। फिर क्या तुम भी एक बुलबुला हो? यह केवल पूर्वी दर्शन ही नहीं कह रहा, न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। आधुनिक मस्तिष्क अनुसंधान कहता है जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो तो तुम्हें कोई केंद्रीय स्व नहीं मिलता। मस्तिष्क में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां तुम बैठकर निर्णय ले रहे हो। सिर्फ बिखरे हुए तंत्रिका पैटर्न होते हैं, भावनाएं, विश्वास, प्रवृत्तियां। और फिर एक प्रणाली इन सबको समन्वयित करती है और एक कहानी बना देती है जिसे तुम कहते हो यह मैं हूं। लेकिन वह कहानी हर समय फिर से लिखी जा रही है। तुम कल जो थे आज वह नहीं हो, तुम अभी जो हो अगले पल में भी वह नहीं रहोगे। तो किस स्व की बात हो रही है? थोड़ा अपने विचारों का निरीक्षण करो। क्या वे तुम हो? नहीं, वे आते हैं, जाते हैं, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। कभी कभी अजीब विचार आ जाते हैं बिना किसी तर्क के। तुम सोचते हो ये क्या सोच लिया मैंने? पर यदि तुम ही ये विचार हो तो यह निरीक्षण कैसे संभव हुआ? क्या तुम निरीक्षक हो या तुम केवल निरीक्षण ही हो? यह सूक्ष्म अंतर सब कुछ बदल देता है। जब तुम विचार को देखते हो बिना उसमें उलझे, तब तुम समझते हो कि तुम कोई भी विचार नहीं हो। और यदि विचार तुम नहीं हो, स्मृति तुम नहीं हो, भावना तुम नहीं हो, तो फिर
तुम हो क्या अद्वैत वेदांत कहता है। तुम साक्षी हो, तुम एक दृष्टा हो जो केवल देख रहा है, ना निर्णय करता है ना प्रतिरोध करता है, केवल देखता है। जैसे सिनेमा स्क्रीन जिस पर हर प्रकार की फिल्में चलती हैं, लेकिन स्क्रीन कभी नहीं बदलती। तुम वह स्क्रीन हो जिसमें दुख सुख पहचान अहंकार सब कुछ प्रक्षिप्त होता है। और जब तुम इस साक्षित्व में उतरते हो बिना मैं की पहचान के, तब तुम वास्तविकता के मूल को अनुभव करते हो। वहां ना लिंग होता है, ना नाम, ना अतीत, ना उद्देश्य, सिर्फ एक मौन सजग उपस्थिति जिसे ना वर्णित किया जा सकता है ना अधिग्रहित किया जा सकता है। पर लोग इस बात से डर जाते हैं, क्योंकि यदि मैं नहीं हूं तो कौन बचेगा, कौन अपनी रक्षा करेगा, कौन प्रेम करेगा, कौन घृणा करेगा। यही तो नाटक है, और नाटक छोड़ना कठिन होता है। तुमने इतने वर्षों से एक पहचान बनाई है, नाम प्रतिष्ठा विश्वास संघर्ष। यदि यह सब भ्रम हो जाए तो तुम स्वयं को कहां खोजोगे। लेकिन जो लोग इस अहंकार की मृत्यु से नहीं डरते, वे एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, एक ऐसी आजादी जो किसी बाहरी स्वीकृति से नहीं आती। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी छीन ले, कुछ भी बदल जाए, फिर भी एक शांत सजगता रहती है जो कह रही होती है, मैं यहां हूं लेकिन मैं कोई नहीं हूं। यह सब सुनकर तुम सोच रहे होंगे, अगर मैं नहीं हूं तो कौन सुन रहा है ये सब, कौन महसूस कर रहा है, कौन अनुभव कर रहा है। उत्तर सरल है, कोई विशिष्ट मैवज नहीं, बस अनुभूति हो रही है, बस सजगता है। जैसे आकाश जिसमें सब कुछ होता है लेकिन आकाश स्वयं अछूता रहता है। तुम वही आकाश हो जो केवल स्वस के भ्रम को देख रहा है, जो कभी ठोस नहीं था, फिर भी तुमने उसे अपना घर बना लिया। तो जब अगली बार तुम कहोगे मैं ये हूं, तो एक क्षण के लिए संदेह करना, क्या तुम वास्तव में वही हो या केवल एक क्षणिक बादल हो जो बस गुजरते समय को आकार दे रहा है। क्या तुम्हारे पीछे कोई शाश्वत मौन छिपा है जो केवल देख रहा है। उसी मौन में ही सच्चा सुकून है, क्योंकि जब तुम भ्रम छोड़ देते हो तभी तुम सच में वास्तविक बन जाते हो। अगला खंड एक और मस्तिष्क मथन करने वाली परत खोलता है, जहां तुम यह महसूस करोगे कि जो संसार तुम बाहर देख रहे हो, शायद वह भी तुम्हारी ही चेतना का प्रक्षेपण हो। वह खंड तुम्हें यह सोचने पर विवश करेगा, क्या संसार तुम्हारे बिना अस्तित्व में है। क्या तुम तैयार हो? चलिए और भीतर चलते हैं। रात के इस पहले पहर में, जब हर चीज थोड़ी सी धीमी, थोड़ी सी धुंधली लगती है, एक सवाल अपने आप में गूंजता है, अगर तुम यहां नहीं होते तो क्या यह दुनिया फिर भी होती। सोचो, जब तुम सोते हो, सपने देखते हो, उस वक्त भी तुम्हारी दुनिया होती है, लेकिन बिल्कुल अलग। और जब तुम उठ जाते हो तो सब कुछ वापस आ जाता है, बेड, पंखे की आवाज, छत की लाइट, मोबाइल की स्क्रीन और अपना नाम। लेकिन उस बीच के पल में, जब तुम ना जाग रहे हो ना सपना देख रहे हो, क्या दुनिया रुक जाती है? क्या वक्त भी थोड़ा सा ठहरता है, या फिर सब कुछ चलता रहता है बिना तुम्हारे भी? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ दिमाग को झंझोड़ देता है, बल्कि पूरे अस्तित्व के नीचे की जमीन खींच लेता है। क्योंकि अगर दुनिया सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब तुम हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या पूरी रियलिटी सिर्फ तुम्हारे होने पर डिपेंडेंट है, या तुम सिर्फ एक और ऑब्जर्वर हो, एक आंख जिसके होने ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो धीरे धीरे इस थॉट मेज में चलते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर मोमेंट जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सब तुम्हारे दिमाग में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जो दुनिया तुम देखते हो वो असली दुनिया नहीं होती, वो तुम्हारे ब्रेन का इंटरप्रिटेशन होता है। लाइट पार्टिकल्स तुम्हारी आंखों में गिरते हैं, उन्हें रेटिना सेंस करती है, फिर ब्रेन उन सिग्नल्स को डिकोड करता है और एक इमेज बनाता है। उस इमेज में रंग है, शेप है, टेक्सचर है, लेकिन ये सब अंदर बन रहा है, तुम्हारे माइंड के अंदर। तो जब तुम किसी झील को देखते हो या किसी इंसान के चेहरे को, तुम एक्चुअली उस चीज को डायरेक्ट नहीं देख रहे हो, तुम उसका मेंटल प्रोजेक्शन देख रहे हो, एक इल्यूजन जो तुम्हारे माइंड ने क्रिएट किया है। मतलब सब कुछ एक तरह का ड्रीम है, और जैसे ड्रीम तुम्हारे सोने के बाद खत्म हो जाता है,
वैसे ही क्या ये दुनिया भी सिर्फ एक वेकिंग ड्रीम है जिसका कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं? अब थोड़ा और गहरा जाते हैं। एक एंशंट फिलोसॉफिकल आइडिया है सोलिप्सिज्म। यह कहता है यू कैन ओनली बी श्योर दैट योर ओन माइंड एग्जिस्ट्स। हर चीज जो तुम देखते हो, दूसरे लोग, ये प्लैनेट, ये स्काई, इवन तुम्हारा घर, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी अवेयरनेस कैरेस का हिस्सा है। तुम ये कभी प्रूव नहीं कर सकते कि दूसरे लोग भी तुम्हारी तरह कॉन्शियस हैं। उनका होना सिर्फ अजम्पशन है। हो सकता है ये सब कैरेक्टर्स सिर्फ तुम्हारे माइंड के अंदर हों, जैसे एक इलैबोरेट वीडियो गेम जिसमें तुम हो मेन प्लेयर। बचपन से अब तक हर मेमोरी, हर फीलिंग, हर रिलेशनशिप, सब एक सिंगल पॉइंट कॉन्शियसनेस से हो रहा हो। वही कॉन्शियसनेस जो अभी ये आवाज सुन रही है। अगर तुम कुछ देर के लिए इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली लो तो एक अजीब सा सुकून भी महसूस होता है और एक थोड़ा अनसेटलिंग साइलेंस भी। क्योंकि अगर तुम ही सब कुछ हो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। और अगर दुनिया बिना तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करती तो तुम्हारा होना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वांटम फिजिक्स भी इस इल्यूजन को चैलेंज करता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, पार्टिकल्स बिहेव करते हैं जैसे वेव्स, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। लेकिन जैसे ही उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन ले लेते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी को डिफाइन करता है। यह बहुत सटल बात है। तुम्हारी नजर, तुम्हारा ऑब्जर्व करना ही डिसाइड करता है कि चीजें कैसे बिहेव करेंगी। तो क्या सच में दुनिया सिर्फ तब रियल होती है जब तुम उसे देखते हो? जब तुम किसी कमरे में जाते हो तभी वो कमरा तुम्हारे लिए एक्चुअल बनता है, और जब तुम जाते हो वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिस्टिक हेज बन जाता है, पॉसिबिलिटीज के क्लाउड में घुला हुआ। तब तो पूरा कॉस्मोस भी एक स्टेज बन जाता है। और स्पॉटलाइट तभी ऑन होती है जब तुम उस तरफ देखो। लेकिन इस इल्यूजन का अल्टा भी सच हो सकता है। हो सकता है दुनिया बिना तुम्हारे भी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन तुम उसका सिर्फ एक छोटा सा फिल्टर हो। तुम्हारे सेंसेस लिमिटेड हैं। आंख एक स्पेसिफिक रेंज की लाइट वेव्स देख सकती है, कान एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकते हैं, और दिमाग एक स्पेसिफिक परसेप्शन ही जनरेट करता है। तो जो दुनिया तुम्हें दिख रही है वो रियलिटी का एक माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्ड वर्जन है। बाकी सब तुम देख ही नहीं सकते। मतलब तुम्हारा तुम होना एक टनल विजन है। पूरी रियलिटी तो उस टनल के बाहर एग्जिस्ट करती है, बिना किसी ऑब्जर्वर के भी। तुम्हारा होना या ना होना उस कॉस्मिक डांस के लिए सिर्फ एक नोट है म्यूजिक का, ना कम ना ज्यादा। तो इस पॉइंट पर तुम सोच सकते हो, अगर दुनिया तुम्हारे होने से रियल होती है तो तुम ही गॉड हो, और अगर दुनिया बिना तुम्हारे भी चलती रहती है तो तुम सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट हो, एक हल्की सी लहर जो आई और चली गई। क्या तुम दोनों हो सकते हो? एक ड्रीमर भी और ड्रीम भी। यह सब समझना इजी नहीं है। तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, क्योंकि तुम ट्रेन किए गए हो यह मानने के लिए कि दुनिया ऑब्जेक्टिव है, कि दिल्ली वहीं है, मुंबई वहीं है और चांद स्काई में है, चाहे कोई देखे या ना देखे। लेकिन कभी रात को जब सब कुछ साइलेंट होता है और तुम खुद से पूछते हो यह सब कुछ मेरे बिना भी होगा क्या, तो एक खाली स्पेस महसूस होता है जहां कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिलता, सिर्फ एक स्टिल अवेयरनेस। और उस अवेयरनेस में हर चीज डिसॉल्व होने लगती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, और एंड में तुम भी। बस एक ओपन साइलेंस बचा रहता है जिसमें कोई दुनिया भी नहीं और कोई तुम भी नहीं। वही साइलेंस शायद सबसे ज्यादा रियल है। अगला सेगमेंट तुम्हें और भी ज्यादा गहराई में ले जाता है, जहां तुम रियलाइज करते हो कि शायद तुम्हारा बॉडी भी इल्यूशन है और तुम जो हो उसे छू भी नहीं सकते। क्या तुम अपना फिजिकल फॉर्म भी हो या सिर्फ एक शैडो हो जो कब का डिसॉल्व हो चुका है? अगला पार्ट है यू आर नॉट योर बॉडी। तुम्हारा शरीर तो कब का छूट चुका है। तुम रेडी हो? चलो एक और लेयर गिरती है और तुम थोड़ा और अंदर चलते हो, अपनी ही सच्चाई के और पास। सुबह का पहला पहर हो या रात का अंतिम सन्नाटा, जब तुम अपनी आंखों को बंद करते हो
एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे तुम कुछ हो, लेकिन सिर्फ शरीर नहीं। तुम्हारा शरीर वहां होता है, लेकिन तुम उसमें नहीं होते। एक पतली सी लकीर होती है तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच, जो कभी नजर नहीं आती पर हमेशा होती है। और एक दिन तुम उस लकीर के उस पार चले जाते हो, बिना चले, बिना हिले, सिर्फ समझ के। वहीं से यह सेगमेंट शुरू होता है। तुम हमेशा यह सोच के जीते आए हो कि तुम्हारा शरीर ही तुम हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा नियंत्रण, और तुम्हारा दिल, तुम्हारा केंद्र। पर जब तुम उन सबको ऑब्जर्व करते हो ध्यान से, तुम पाते हो तुम उन सब के अंदर नहीं हो, बल्कि उन सब के बाहर खड़े हो। जैसे तुम किसी और के शरीर को देख रहे हो, अपनी आंखों से नहीं, किसी और अवेयरनेस से। जब तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, तो कौन है मुझे जो कह रहा है? वो तो दर्द नहीं है, वो तो दर्द का साक्षी है। मतलब तुम दर्द नहीं हो, तुम तो उस दर्द को देखने वाले हो। और वही छोटी सी बात पूरी दुनिया को उलटी कर देती है। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर दर्द में हो सकता है और तुम उस दर्द के बाहर हो, तो तुम्हारा शरीर भी तुम नहीं हो। वो सिर्फ एक वेसल है, एक टेम्पररी शेल, एक कपड़ा जो एक वक्त पे बदल जाना है। और तुम वो हो जो इस कपड़े को पहनकर भी कपड़ा नहीं बन जाता। तुम जब सोचते हो मैं ये हूं, तो तुम्हारा मन तुरंत इमेज बनाता है। तुम्हारे बालों का रंग, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन और तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस। लेकिन ये सब तो शरीर है। तुम्हारी स्किन, बोन, मसल और इन सब के बीच में तुम्हारी आइडेंटिटी चिपकी होती है, जैसे किसी फोटो के नीचे छोटी सी कैप्शन, ये हूं मैं। पर जैसे ही तुम अंदर जाते हो, डीप मेडिटेशन या किसी साइलेंस में, सब कुछ डिसॉल्व होने लगता है। नाम, चेहरा, स्मेल और शरीर का वो हर सेंसेशन जो तुम्हें मैं बनाता था, सब कुछ धीरे धीरे फेड होता है। और बचा क्या? एक ब्लैंक सा स्पेस, एक अवेयरनेस। वही असली तुम हो। वो अवेयरनेस जो सोचता भी नहीं, बस ऑब्जर्व करता है, जो पेन को भी देख सकता है और प्लेजर को भी, जो बिना रिएक्ट किए सब कुछ विटनेस करता है। और उस मोमेंट में तुम सडनली रियलाइजेशन तक पहुंच जाते हो, मैं ये बॉडी नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कोई ड्राइवर कार चला रहा हो लेकिन कार से अलग हो। तुम्हारा शरीर एक लिविंग मशीन है। उसमें वायर हैं, नर्व्स, पंप्स हैं, दिल, प्रोसेसर हैं, ब्रेन, और ये सब तुम्हारे बिना चलते रहते हैं। हार्ट बीट करता है बिना तुमसे पूछे। लंग्स इनहेल एक्सहेल करते हैं बिना तुम्हारे कहने के। और डाइजेशन भी अपने आप होती है। तुम बस खाते हो, बाकी काम बॉडी संभाल लेती है। तो सोचो, अगर तुम वो ऑपरेटर होते तो तुम्हें सब कुछ मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता। पर तुम नहीं करते। तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, जैसे कोई पैसेंजर, एक कॉन्शियस पैसेंजर जो इस फेलोशिप में सफर कर रहा है। और एक दिन जब यह शिप थक जाता है, तुम उसे छोड़ देते हो। लेकिन तुम खत्म नहीं होते। तुम कंटिन्यू करते हो, किसी और प्लेन में, किसी और फॉर्म में, या सिर्फ एक साइलेंट प्रेजेंस बनकर। यह शरीर तो एक कॉस्ट्यूम था, एक कैरेक्टर का लिबास जो स्टेज प्ले के बाद उतार दिया जाता है। क्या तुमने कभी यह फील किया है, जब तुम किसी पुरानी फोटो को देखते हो, स्कूल की या बचपन की, तुम उस फोटो में हो, लेकिन वो शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा। वो छोटी सी बॉडी, वो चेहरा, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम वो सेम अवेयरनेस हो जो तब भी थी और अब भी है, जो हर नए शरीर के वर्षन में रहकर भी एक ही कॉन्शियसनेस को जानती है। एक 5 साल का बच्चा भी मैं कहता है, एक 85 साल का बूढ़ा भी मैं कहता है, लेकिन उनके शरीर तो अलग हैं। वो मैं वही है, सेम, अनचेंजेबल। वो मैं हो तुम, ना बर्थ से आया ना डेथ से जाएगा। वो तो हमेशा था और हमेशा रहेगा। जब तुम मेडिटेट करते हो और अपने शरीर के सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हो, पैरों की सूजन, हाथों की गर्माहट, सीने का उठना बैठना, तो एक लेयर और उतर जाती है। तुम देखते हो यह शरीर तुमसे अलग है। उसकी हर मूवमेंट तुम्हारे जानबूझ के करने से नहीं हो रही, वो अपने आप हो रही है। और तुम बस एक विटनेस हो
तब समझ में आता है तुम्हारा शरीर तुम्हारा असली घर नहीं है। वो एक टेंट है जो कुछ वक्त के लिए तुमने लगाया है, और फिर उसे उठाकर आगे निकल जाओगे जिस दिन तुम ये समझ जाते हो। तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, डेथ का डर, बॉडी के पेन का डर, अपीयरेंस का प्रेशर, सब डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि तुम जानते हो तुम एक कॉस्ट्यूम नहीं हो, तुम एक रोशनी हो जो हर कॉस्ट्यूम को पहन सकती है और उतार भी सकती है। अब सवाल यह नहीं बचा कि मैं कौन हूं, सवाल यह है मैं यह क्यों समझता हूं कि मैं यह शरीर हूं। क्या यह कंडीशनिंग है, कल्चर, फैमिली, सोसाइटी, शायद सब कुछ। तुमसे कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम सिर्फ एक विटनेस हो। सबने कहा तुम लड़का हो, लड़की हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, 5 फुट 8 इंच हो, थोड़ा मोटे हो, थोड़ा गोरे हो, और धीरे धीरे तुमने वो सब आइडेंटिटी अपने ऊपर चिपका ली। पर वो तुम नहीं हो। तुम तो सिर्फ प्योर नोइंग हो, एक साफ ब्लैंक स्लेट जिसे हर वक्त कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। वही तुम्हारा असली रूप है, वही साइलेंस जिसमें हर थॉट आता है, रहता है और चला जाता है, पर साइलेंस वही का वही रहता है। आज रात जब तुम अपने बेड पर सोने जाओ, एक बार सिर्फ इतना सोचना, अगर तुम्हारा शरीर बिल्कुल नम हो जाए और तुम्हारी आंखें बंद हों, तो भी क्या तुम एग्जिस्ट करते हो? क्या तुम फेल करते हो अपने होने को? अगर हां, तो वही तुम हो। और शरीर एक कवरिंग है, एक टेम्पररी डिवाइस जिससे तुमने दुनिया को एक्सप्लोर किया, पर तुम्हारा होना उस शरीर से कहीं गहरा है, शायद अमृत जैसा, शायद आकाश जैसा, ना पकड़ में आता ना समझ में। बस एक शांत लेकिन जीवित प्रेजेंस जो कभी नहीं मरता। अगला सेगमेंट उस प्रेजेंस को भी डिसॉल्व करने जा रहा है। वहां तुम्हारा तुम भी गायब हो जाता है और बचा रहता है सिर्फ एक भ्रम। द सेल्फ इज जस्ट अ शैडो। तुम जिसे मैं कहते हो वो तो एक माया है। तुम रेडी हो? चलो, सबसे गहरी रात का सफर अभी बाकी है। रात के सबसे खामोश पहर में, जब हवा भी सांस लेना भूल जाती है, तब एक अजीब सवाल तुम्हारे अंदर से उभरने लगता है, मैं कौन हूं? और उस सवाल के पीछे जो सन्नाटा है, उसमें कुछ ऐसा छुपा है जो तुम्हारे पूरे होने के भरम को तोड़ सकता है। क्या तुम वाकई में एग्जिस्ट करते हो, या सिर्फ एक खाली रिफ्लेक्शन हो किसी और चीज का? तुम जिसे मैं कहते हो, क्या वो कोई रियल चीज है, या बस एक आत्म विकल्प, एक माया, एक छाया, एक झूठी तस्वीर जो दिखाई जाती है पर कभी छू नहीं जाती? आज का यह सेगमेंट तुम्हारे सेल्फ के पीछे छुपी हुई उस शैडो को समझने का एक दरवाजा है। वो शैडो जो इतनी रियल लगती है, पर जैसे ही उसे पकड़ने जाओ हाथ खाली रह जाते हैं। हर रोज तुम उठते हो, आंखें खोलते हो, और तुरंत एक आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है। मैं राहुल हूं, मैं स्नेहा हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ओवरथिंकर हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं टूटा हुआ हूं। ये मैं तुम्हारे साथ चिपका रहता है, एक नाम के रूप में, एक रोल के रूप में, एक इमोशन के रूप में। पर क्या तुमने कभी सोचा ये मैं हर बार बदल क्यों जाता है? कभी तुम खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हो, कभी इनसिक्योर, कभी स्पिरिचुअल, कभी सिनिकल, कभी प्यार से भरे, कभी गिल्ट से। तो क्या ये मैं भी टेम्पररी है? क्या ये मैं एक इल्यूजन है जो हर इमोशन के साथ रूप बदलता रहता है? जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, लेकिन जैसे ही वो गुस्सा चला जाता है, वो मैं भी बदल जाता है। वो गुस्से वाला मेन कहां गया? क्या वो था भी कभी, या सिर्फ एक मोमेंटरी प्रोजेक्शन था, एक एक्टिंग रोल जो कुछ देर के लिए स्टेज पर था और फिर चला गया? ये सेल्फ जिसे तुम इतना रियल मानते हो, एक प्ले है, हर रोज नए सीन, नए मूड, नए इमोशंस के साथ। तुम खुद को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग फेल करते हो। अलग लोगों के सामने तुम्हारा सेल्फ अलग होता है। अपने पेरेंट्स के सामने तुम एक और इंसान हो, अपने फ्रेंड्स के सामने दूसरा, अपने लवर के सामने तीसरा, और अकेले एक और ही रूप। तो फिर असल तुम कौन हो? क्या तुम उन सब का मिक्स हो, या तुम उन सब के पीछे छुपा एक खाली कैनवास हो जिसमें हर सिचुएशन एक नया रंग भर देती है? शायद तुम्हारा असली तुम कोई कांस्टेंट चीज है ही नहीं। शायद वो बस एक रिफ्लेक्टेड पैटर्न है
जो हर बार नए मिरर में नए अंदाज में दिखता है, जैसे छाया जो कभी अपने आप में नहीं होती। वो सिर्फ तब होती है जब रोशनी हो और कुछ उस रोशनी को रोके। उसी तरह तुम्हारा सेल्फ भी सिर्फ तब दिखाई देता है जब दुनिया का एक्सपीरियंस उस रोशनी को तोड़ता है और तुम उस टूटी हुई रोशनी में अपने होने का इल्यूजन देखते हो। तुमने कभी नोटिस किया, तुम्हारा मैं हमेशा किसी चीज से जुड़ा होता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं दुखी हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कंफ्यूज हूं। ये मैं कभी अकेला होता ही नहीं। वो हमेशा किसी एडजेक्टिव, किसी आइडेंटिटी, किसी लेबल के साथ चिपका होता है। पर जैसे ही तुम सब लेबल्स हटा देते हो, क्या बचता है? सिर्फ एक शब्द, मैं। और ये मैं जब बिना किसी सपोर्ट के होता है, बिना नाम, बिना इमोशन, बिना रोल, तो वो क्या होता है? वो होता है खाली, साइलेंट, अनडिफाइंड। ना पकड़ने लायक, ना समझने लायक, सिर्फ महसूस करने लायक। जैसे कोई शैडो जिसका सोर्स तुम नहीं जानते, पर तुम्हें पता है वो वहां है। वही है तुम्हारा असली सेल्फ, या शायद असली नॉन सेल्फ। बुद्ध ने एक बार कहा था, देयर इज नो सेल्फ। और उनके शिष्य का पहला रिएक्शन था शॉक। कैसे हो सकता है? अगर मैं ही नहीं हूं, तो कौन है जो ये सुन रहा है? कौन है जो महसूस कर रहा है? पर बुद्ध कहते हैं, जो तुम महसूस कर रहे हो वही तो माया है। तुम्हारा माइंड एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैं एग्जिस्ट करता है, पर असल में हर थॉट, हर मेमोरी, हर इमोशन एक क्लाउड की तरह है। आता है, रहता है और चला जाता है। और तुम्हारा सेल्फ भी उन्हीं क्लाउड्स में एक और क्लाउड है। तुम समझते हो कि वो परमानेंट है, लेकिन वो भी टेम्पररी है। कभी तुम खुद को स्ट्रांग फील करते हो तो वही तुम्हारा सेल्फ बन जाता है। कभी ब्रोकन फील करते हो तो वही तुम्हारा सेल्फ लगता है। लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम तो सिर्फ एक ओपन स्काई हो, जिसमें ये सारे क्लाउड्स आते जाते हैं। और उस खुले आकाश का कोई नाम नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। वही तुम हो, वही नेमलेस, फॉर्मलेस, शेपलेस अवेयरनेस, जिसमें हर मैं एक पासिंग इल्यूशन है। जब तुम मेडिटेशन में जाते हो तो एक अजीब मोमेंट आता है, जब तुम्हारा वो मैं डिसॉल्व होने लगता है। तुम देखते हो कि थॉट्स तो आ रहे हैं, लेकिन सोचने वाला कोई नहीं बचा। इमोशंस आ रहे हैं, पर उन्हें फील करने वाला कोई पर्सन नहीं है। वहां सिर्फ एक साइलेंस है, एक नोइंग प्रेजेंस। ना तुम्हारे नाम का, ना तुम्हारे फॉर्म का, बस एक बीइंगनेस जिसमें सब कुछ हो रहा है बिना किसी डूअर के। वही रियलाइजेशन है कि तुम्हारा सेल्फ सिर्फ एक शेडो रोल था, एक मास्क जो तुमने दुनिया में सरवाइव करने के लिए पहना था। लेकिन असल में तुम उस मास्क के नीचे कुछ नहीं हो। और वही खाली जगह सबसे ज्यादा प्योर, सबसे ज्यादा अलाइव होती है। एक अजीब पैराडॉक्स है, तुम जितना अपने आप को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम दूर चला जाता है। जैसे एक बटरफ्लाई को पकड़ने जाओ तो वो उड़ जाता है, पर जैसे ही तुम शांत हो जाते हो, बिना पकड़ने के, बिना जानने के, वो तुम सामने आ जाता है। लेकिन एक नए रूप में, एक रूप जिसका कोई रूप नहीं, एक मैं जो खुद कह रहा हो, मैं कोई मैं नहीं हूं। वो सेल्फ जो केवल तब होता है जब तुम उसे ढूंढना बंद कर दो। वो शैडो जो तब तक दिखाई देती है जब तक तुम उसे रोशनी में देखने की कोशिश करते हो, और जैसे ही तुम लाइट को बंद कर दो, वो छाया वापस अंधेरे में मिल जाती है। तो अगली बार जब तुम अपने आप को मिरर में देखो, या अपनी किसी फीलिंग में उलझो, या किसी सोच में खो जाओ, तो एक मोमेंट के लिए पॉज लेना और खुद से पूछना, ये जो मैं बोल रहा है, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करता है, या ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक माया, एक टेम्पररी मास्क जिसे मैं समझ बैठा हूं कि यही मैं हूं। शायद असली मैं तो सिर्फ एक खाली दर्पण है, जिसमें हर रूप दिखता है, पर दर्पण खुद कभी रूप नहीं बनाता। वही दर्पण तुम हो, वही साइलेंट विटनेस, वही इनविजिबल प्रेजेंस, जिसमें तुम नाम की हर छाया आती है और चली जाती है, पर तुम कभी नहीं जाते। तुम तो हमेशा से थे, हमेशा रहोगे, पर बिना मैं के, बिना किसी नाम के, बिना किसी फॉर्म के। सिर्फ एक अंतिम शून्य जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अगला और अंतिम सेगमेंट वही अंतिम शून्य एक्सप्लोर करेगा। नथिंग एग्जिस्ट्स
और इसी में तुम्हारी मुक्ति छुपी है। तुम तैयार हो? चलो अंतिम इल्यूजन के पार चलते हैं।